गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की लाइव क्लास में सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप लोग मेरे चैनल को वीडियो को देखते हैं, लेकिन कईयों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, जो आज की लाइव क्लास है उसमें हम आज जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन, इस पेपर के अंतर्गत आज हम मापन की अवधारणा एवं कार्य, यानी कि मापन की क्या अवधारणा है और मापन के क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो मापन होता है उसकी क्या अवधारणा है। देखिए, जो मापन होता है उसकी अवधारणा प्राचीन है, यानी कि देखिए, जो मापन की जो क्रिया है, मापन की जो प्रक्रिया है, वो हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके बाद है मापन द्वारा छात्रों की परिमाणात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो मापन होता है उसके द्वारा जो छात्र होते हैं उनकी का क्या परिणाम रहा और परिणाम के द्वारा क्या प्रगति हुई, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके बाद मापन में जांच के परिणाम को संख्या, अंक, औसत एवं प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए, हमने पहले भी चर्चा कर ली थी जब मैंने आपको मापन के बारे में बताया था। तो मापन में क्या होता है, संख्या, अंक, प्रतिशत, औसत, स्थान आदि का मापन किया जाता है। तो ये मापन की अवधारणा है कि मापन में संख्या, अंक, औसत, प्रतिशत, स्थान आदि का पता लगाया जाता है। मापन की विधियां संख्यात्मक होती है। देखिए, हमने मापन की जो अवधारणा पढ़ी है उसमें संख्या, अंक, औसत और प्रतिशत इनके बारे में अध्ययन किया है। तो मापन की जो मुख्य विधियां हैं वो संख्यात्मक होती है, यानी कि जो मापन होता है वो हमेशा संख्यात्मक परिणाम देता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5%, 10%, 50 अंक, 100 अंक, 60%, 70%, 90%। अभी देखिए, जब हम बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं कि ये प्रतिभाशाली है तो 110 से ऊपर, और कभी हम करते हैं कि औसत बुद्धि वाला है तो 80, 85, 90, 110। इस तरह मापन मूल्यांकन का एक भाग है। देखिए, जो मापन होता है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है। मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है और मापन भी बच्चों का किया जाता है, यानी व्यक्तिगत मापन हो सकता है। तो मापन मूल्यांकन का एक भाग है, यानी अलग नहीं है। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि मूल्यांकन क्या होता है तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, यानी एक पार्ट है। तो ये तो हुई अपने जो मापन की अवधारणा है, मापन का जो कॉन्सेप्ट है, मापन का जो संप्रत्यय है वो। इसके बाद आइए देखते हैं हम कि जो मापन होता है उसके क्या क्या कार्य हैं। मापन के कई कार्य होते हैं, तो उनमें से कुछ कार्यों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कार्य है पूर्व अनुमान। देखिए, पूर्व अनुमान का मतलब अंदाजा लगाना। तो देखिए, जो पूर्व अनुमान होता है उसके अंतर्गत मापन द्वारा छात्रों के भविष्य का पूर्व कथन। जो छात्र होते हैं, मापन के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि इस स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसमें मापन के द्वारा छात्र का प्रतिशत, औसत, स्थान आदि का हमें पता लग जाता है। उचित कक्षा में स्थापना। देखिए, जो कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करेगा, प्रतिभाशाली होगा, अंक अच्छे आएंगे और उत्तीर्ण होगा, तो उसको अगली कक्षा में स्थापना यानी प्रमोट करना। जैसे कोई कक्षा 6 में है तो उसको कक्षा 7 में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मापन द्वारा उचित कक्षा में छात्रों की स्थापना।
इसके बाद है योग्यता अनुसार श्रेणी विभाजन। देखिए मापन द्वारा जो मापन का कार्य है उनमें एक कार्य है योग्यता अनुसार श्रेणी विभाजन। जो विद्यार्थी होते हैं उनकी श्रेणी निर्धारित कर दी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 60% से ऊपर वाले फर्स्ट डिवीजन और 60 से 36 तक सेकंड डिवीजन, 36 से इस तरह थर्ड डिवीजन, तो इस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये श्रेणियां निर्धारित कर दी जाती है विषय चयन में सहायता। देखिए कई बार आपने देखा होगा कई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं साइंस लूंगा, मैं कला वर्ग लूंगा, मैं वाणिज्य वर्ग लूंगा। तो इससे क्या होता है, जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है, जिसका जितना प्रतिशत होगा, जिसके अंक अच्छे आएंगे उसके हिसाब से उसको विषय चयन में सहायता मिल सकेगी। इसके बाद है उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी के छात्रों का पता लगाना। देखिए मापन द्वारा हम किसी भी विद्यार्थी का उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग का पता लगाया जा सकता है। यानी कि ये स्टूडेंट प्रतिभाशाली है, या ये औसत बुद्धि वाला है, या ये आलसी प्रवृत्ति का है, या पढ़ लिख नहीं सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद जो मापन है उसका दूसरा कार्य है निदान। निदान मतलब किसी कार्य का पता लगने पर उसका निदान करना, उसका उपचार करना। तो देखिए जो निदान है उसके माध्यम से छात्रों की कमियों तथा दुर्बलताओं का निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। देखिए जब शिक्षक को पता लग जाए कि जो हमारी कक्षा है उसमें 5 विद्यार्थी कमजोर हैं, उनका प्रतिशत कम है, उनके अंक कम हैं, तो शिक्षक द्वारा ऐसे छात्रों का पता लगाकर उनका उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, यानी अतिरिक्त कक्षा कक्ष, अलग से उनको समझाना आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद है जो मापन का थर्ड कार्य है तुलना। देखिए जो मापन होता है उसमें हम छात्रों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि ये छात्र जैसे राम से श्याम पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि देखिए प्रतिशत व्यक्त करते हैं हम मापन में। अब कोई विद्यार्थी जिसका 90% है, किसी का 60% है, तो उस विद्यार्थी की और 90% वाले विद्यार्थी की तुलना हम कर सकते हैं। तो मापन का कार्य तुलना करना भी है। इसके बाद जो मापन होता है उसका चौथा कार्य है शोध कार्य। देखिए आपने देखा होगा शिक्षा क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध किए जाते हैं, और शोध कब किए जाते हैं, जब किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है कि ये समस्या हम किस तरह दूर कर सकते हैं, उस पर हम शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाकर उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। देखिए अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, अब कोरोना की दवाई अभी तक नहीं बनी है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया है कि हम किस प्रकार या किस तरह कोरोना की दवाई बनाई जाए। अनेक केमिकलों को मिलाकर वो रिसर्च करते रहते हैं। अब देखिए उनको कहां तक और कब सफलता मिलती है, ये भविष्यकृत परिणाम होता है। तो देखिए जो शोध कार्य हैं उसमें शैक्षिक समस्याओं का एकत्रीकरण। देखिए जो मापन के अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं होती है उन सब समस्याओं का एकत्रीकरण किया जाता है कि कक्षा कक्ष में ये समस्या है, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित ये समस्या है, दृश्य श्रव्य उपकरणों की ये समस्या है, विद्यालय प्रशासन की ये समस्या है। तो उन सब समस्याओं को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद समस्याओं पर शोध एवं निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि
जीवन में देखिए, हमारे सामने अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी ना, तो हम किसी भी प्रकार का नया रिसर्च नहीं करेंगे। हम नया रिसर्च, नए अनुभव कब प्राप्त करते हैं? जब हमारे जीवन में हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है। देखिए, मान लीजिए हमें महाविद्यालय या विद्यालय पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना है और हमें साइकिल चलानी नहीं आती है, तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि शिक्षा प्राप्ति में एक साइकिल बाधक तत्व है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस साइकिल का रिसर्च करेंगे और साइकिल चलाना सीखेंगे। और हम जिस दिन साइकिल चलाना सीख गए तो हम क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्ति का जो बाधक तत्व था हमारी साइकिल, वो दूर हो जाएगी और हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इस लाइव क्लास में हमने मापन की अवधारणा एवं कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो शाम को होगी। धन्यवाद।